बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर 400 पार के आंकड़े के लिए आज का संकल्प पत्र कितना निर्णायक और क्या बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत बीजेपी आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रही है? देखिए आयुष जी, अगर इस संकल्प पत्र को कहा जाए तो कोई लोक लुभावन वादे वाली बात संकल्प पत्र नहीं है। जैसे बीजेपी अपने जो बजट लेके आती थी वो एक संपूर्ण देश के सर्वांगीण विकास को, रोड मैप को लेके उसी तरह चलती थी। आज जो ये मोदी का आप चला रहे 3.0 का जो रोड मैप है, ये जो संकल्प पत्र आया है उसी दिशा में एक भरसक प्रयास है। इसमें जो मेन बातें हैं आयुष जी, उसमें देखिए सबसे पहली और जो अच्छी बात लगी है वो है कि नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस और एम्स, इनकी स्थापना पे जोर दिया गया है। दूसरा बात, जो मुद्रा योजना है उसके जो ये है लिमिट है उसको 20 लाख तक किया गया। और सबसे बड़ा जो फैक्टर चेंज वाला आएगा बीजेपी को, जो ये आयुष्मान भारत में 5 लाख का तो लिमिट है उससे नहीं बढ़ाया गया। जैसे कि आपने देखा था राजस्थान में 25 लाख एक आम आदमी अच्छे तरीके से इंश्योरेंस नहीं लेता, लेकिन सरकार कह रही थी। तो वो 70 साल से ऊपर के हर लोगों को मिलेगा, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या उच्च वर्गीय। इस चीज में मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जब 70 साल के ऊपर के लोगों को इंश्योरेंस लेने में बड़ी परेशानी होती है और नहीं भी मिलते हैं, तो यहाँ पे ये मोदी सरकार के लिए जो रोड मैप और जो कहते हैं कि एक चेंजिंग फैक्टर लेके आएगा इस चुनाव में। दूसरा, जो लखपति दीदी 1 करोड़ से 3 करोड़ पे ये जा रहे हैं। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन्स हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके लिए हॉस्टल बनाया जाएगा और वहां पे क्रेच की व्यवस्था की जाएगी। सर्वेश जी, एक बड़ा आरोप विपक्ष जो काउंटर रिएक्शन में आया, आरोप ये लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर कोई जिक्र नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप, इस पर क्या प्रतिक्रिया? आयुष जी, देखिए महंगाई तभी घटेगी जब इन सभी चीजों को लेके आप चलोगे, अच्छी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया गया है आयुष जी। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख खालिस्तान भरेंगे, वैसा कोई काउंटर प्लान जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखने का आरोप है। आयुष जी, आप एक डेटा निकालिए, बनारस में 2023 में जितने टूरिस्ट, स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, टूरिस्ट आए हैं, उतने टूरिस्ट गोवा भी नहीं गए। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर लगभग 13 करोड़ लोग गए थे, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं। अंदाजा लगाइए कि वहां पे इकोनॉमी क्या बढ़ नहीं रही है। वहां के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल होटल्स हो गए, चाहे जो बाकी की इंडस्ट्री हो गई, फूड चैन की इंडस्ट्री हो गई, उनका क्या वो अनुपात बढ़ने का? ठीक है सर्वेश जी, लौटता हूं मैं। राहुल लाल जी, आप क्या पहला रिएक्शन इस पूरे संकल्प पत्र पर, बीजेपी के वादों पर, और साथ ही ये भी बताइए कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं आप? एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो है जिस पर एनडीए का साथ भी जाहिर तौर पर दिखेगा, एक तरफ विपक्ष के अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। तेजस्वी यादव अलग जारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अलग जारी किया। डीएमके के मैनिफेस्टो पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि न्यूक्लियर पावर ही त्याग देंगे अगर उनकी सरकार बनेगी, इस तरह का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है, तो वो नैरेटिव कैसे आएगा? लड़ एक साथ रहे हैं, एजेंडा अलग अलग है। राहुल जी। आयुष जी, देखिए प्रथम तो मैं अपनी जो मैनिफेस्टो है थोड़ा बीजेपी के, उसके ऊपर मैं कुछ कह दूं, फिर आपके सवाल के ऊपर भी आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नाम देना पड़ रहा है, मोदी की गारंटी, सीधे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि बीजेपी को विश्वास है कि 2014 में जो मैनिफेस्टो वो लेके आए और 2019 में जो मैनिफेस्टो लेकर आए उसे पूरा नहीं कर पाए। अभी आपने महंगाई का सवाल किया था, देखिए इस मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए वो कितने पूरे होंगे ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन 14 और 19 तो सामने में है। यहाँ पे अगर आप देश को कह रहे हैं कि हमने काफी आर्थिक ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, देश की स्थिति अच्छी है, आप देखिए मैनिफेस्टो के शुरुआत में ही हम लोगों को दिख रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन अगले 5 साल तक जारी रहेगी। ये चीजें ये सबसे शुरुआत में ही नजर आ रही है आयुष जी। नंबर 2, अगर 2014 में पेज नंबर 2 पे चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में वो बता रहे हैं कि महंगाई के ऊपर काफी तगड़ा वार करना है। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि जो महंगाई का मामला, 400 का गैस सिलेंडर था वो 1200 रुपया पहुंच गया था। डीजल पेट्रोल के दाम कहां पे पहुंच गए?
अभी लेकिन तमाम राहुल जो लाल जी, सर्वे हो रहे हैं, राहुल जी, CSDS बीजेपी अपनी उपलब्धियां भी तो गिना रही है। सके। बीजेपी का ये कहना है कि ट्रिपल तलाक पर हमने बोला था, ट्रिपल तलाक पर हम कानून लेकर आए, राम मंदिर बन गया। इसी तरह से उपलब्धियों का जिक्र भी है। धारा 370 को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता था, धारा 370 बीजेपी ने हटाया। बीजेपी ये भी कह रही कि एक कार्यकाल और अगर मौका मिला तो हम बाकी मुद्दों को भी लागू करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ वादों को भूल गई है 2014-19 के, उसको उपलब्धि के तौर पर भी इसी मैनिफेस्टो में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश कर रही है। नहीं देखिए, अब मैं इसमें बता देता हूं। देखिए, राम मंदिर के मामले पे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, इसमें XYZ कोई भी सरकार होती, राम मंदिर बन रहा होता, तो वो श्रेय लेने का तो इन्हें कोई अधिकार ही नहीं जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग। चलिए, मैं इसी पर आता हूं। राहुल जी, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, दर्शकों को रूबरू करा दें। से संकल्प पत्र को लेकर और न्याय पत्र को लेकर जनता देख रही है। राहुल जी, सवाल वही, अलग अलग एजेंडे, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग वायदे, और वायदों पर भी विपक्ष घिरा हुआ है, जबकि एनडीए का एक नैरेटिव दिख रहा है। देखिए, मुझे तो जो तमाम पार्टियों, जो टीम इंडिया में तमाम पार्टियां हैं, उसमें 99% वादे जो है कि बिल्कुल बराबर ही दिख रहे हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी का आप देखिए, डीएमके का देखिए, चाहे आरजेडी का घोषणा पत्र देख लीजिए, या फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। लेकिन हाँ, डीएमके के घोषणा पत्र पर तो बीजेपी आरोप लगाई रही है कि उसमें न्यूक्लियर पावर को लेकर जो वादा किया गया है। आज पीएम ने यह भी कहा कि कोई शाही जादूगर कैसे हो सकता है कि एक दिन में गरीबी खत्म कर देगा। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि पीएम को तो अब 10 वर्ष उनके हो गए। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? मेरी आवाज आ रही है ना? जी राहुल जी, बोलिए। मैं मैं कह रहा हूं कि देखिए, 370 को उन्होंने हटा दिया, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल 370 में सफल हुए। लेकिन 370 के साथ जुड़ा हुआ चीज था कश्मीरी पंडितों को उनकी घर वापसी, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है उनकी घर वापसी का भी वादा था 2014-2019 दोनों में। कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई? उल्टे जो वहां पर सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित थे, वो भी जो है कि उनके साथ भी तालमेल की स्थिति सरकार की नहीं रही, तो सरकार उन्हें सुरक्षा देने में विफल रही। ये स्थितियां हम लोगों ने कश्मीर के मामले पे देखी है। तो आप जितने पॉइंट सरकार के लेके उठाएंगे, इनके 10 वर्ष बीत चुके हैं। विपक्ष में 99% मामले बिल्कुल कॉमन है, अलग अलग पार्टियां हैं, 1% तो अंतर। चलिए, इस पर मैं सर्वेश जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहा, एक छोटा सा रिएक्शन उनका सुनते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर सबसे पहली प्रतिलिपि किसी को मिली है तो लाभार्थी को मिली है। चाहे वो हमारी बहन थे, भाई थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, उनको मोदी गारंटी की एक कॉपी मिली है, जिससे पता चलता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही आधार हमारा पिछले 10 वर्षों में रहा। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया, और अब तीसरी पारी जब मोदी जी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। सर्वेश जी, राहुल जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन किसानों को लेकर एक तरफ कांग्रेस कानूनी गारंटी की बात कर रही है, एमएसपी की, और बीजेपी ने किसानों को मजबूत करने की बात जरूर की है, लेकिन जिस बात पर आंदोलन हो रहा था, जो प्रदर्शन का मुद्दा था, उस पर कोई बड़ा वायदा मैनिफेस्टो में नहीं दिख रहा है। आयुष जी, देखिए, किसानों की जो समस्या है उसके लिए सरकार बहुत ही सतत प्रयासरत है। और एमएसपी की बात अगर आज कांग्रेस पार्टी या बाकी की पार्टियां कर रही है, तो जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब तो कांग्रेस की सरकार थी, इतने दिनों तक उन्होंने उस पर क्यों नहीं काम किया, आज क्यों कह रहा है? तो ये सब वो वही पुरानी जो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, कहना कुछ है करते कुछ नहीं है वो कांग्रेस वाले। उसके बाद मैं महंगाई की बात कर रहे थे राहुल लाल जी, मुझे बताइए 2014 के अप्रैल के महीने में इन्फ्लेशन कितना था राहुल लाल जी? 7 दशमलव आपको बता देता हूँ 0.8% था। आज हम बैठे हुए हैं मार्च में, जो इन्फ्लेशन है वो 10 महीने के निचले स्तर पे आ चुका है। 4 दशमलव जो है 85% जो है महंगाई दर है अभी। और आप ये मुद्रा योजना की मैंने बात की थी, देखिए आयुष जी, मुद्रा योजना के तहत 2023 तक 23.2 लाख करोड़ लाभार्थियों को, उद्यमियों को पैसा बांटा गया है, सरकार की ओर से लोन दिया गया। उसमें 60% महिला उद्यमी है, और अगर उसमें और भी देखा जाए तो 50% लाभार्थी उद्यमी जो है वो ST, SC, OBC बैकग्राउंड से आते हैं।
तो क्या इन 10 वर्षों में जिन्होंने ये लोन लिया, क्या उन्होंने रोजगार चलिए एक बार उन लाभार्थियों से ही सुन लेते हैं, वो लाभार्थी जिनको पीएम मोदी ने खुद आज सबसे पहले मैनिफेस्टो की कॉपी दी, उनसे बात की हमारे सहयोगी अक्षय राय ने। सुनते हैं एक बार। संबोधन दे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र मिला है आपको, संकल्प पत्र मिला है, पहली बार प्रधानमंत्री ने पहला संकल्प पत्र दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा? क्या नाम है, कहा 10,000 रुपये मिले, इससे क्या करा? हमने कहा छोले कुलचे का काम करा। छोले कुलचे का काम पहले से कर रहे थे, लेकिन कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। जब हमें पता चला कि 10,000 सुनिधि योजना से प्रधानमंत्री से मिल रहा है, तो संदीप कपूर जी ने, एक हमारे यहाँ पे संतोष जी है, उन्होंने दिलवाया हमें। हमारे साथ एक महिला है जिनको कि संकल्प पत्र दिया गया है। कहाँ से हैं आप? बेसिकली कहाँ से हैं मैडम? जी, हम लोग बस्तर जिला से आई हुई हूँ। मोदी जी हम लोगों को बुलाए हैं। 8 अप्रैल को हम लोग बस्तर संभाग में मोदी जी गए थे, तो हम लोगों को फिर बुला लिए दिल्ली, तो हम लोग आ गए। संकल्प पत्र दिया, महिलाओं के लिए भी संकल्प पत्र में बहुत कुछ है। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी? जी, अगले बार मोदी को सरकार फिर वो आगे बढ़ाएंगे, वो जिताएंगे, फिर अगले बार मोदी सरकार 400 पार। महिलाओं के लिए कहा गया है कि बहुत कुछ काम होना है, और भी पहले भी कहते रहे हैं। बस्तर में किस तरह की आप लोगों का है? बस्तर में इतना काम हो रहा है कि जो मोदी जी सब वो काम कर दिए हैं। अभी शौचालय भी मिल रहा है, आवास मिल रहा है, अभी मातृ वंदना में भी बहुत खुश है महिला दीदी लोग। तो राल जी, सुना आपने, वो लाभार्थी भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादे हैं और दावे हैं। आयुष, मैं सर जाता हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन हो जाए, उसके बाद आपके पास ही आता हूँ। राहुल जी। आयुष जी, देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मुद्रा योजना के अंतर्गत। मुद्रा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के खुद आंकड़े बताते हैं कि 90% से जो लाभार्थी हैं, उन्होंने 40,000 से कम की जो है कि राशि उन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत ली है। और अभी हम लोगों ने छोले कुलचे वाले को सुना भी, पहले से चल रहा था, बीच में उन्हें 10,000 का मिला। सोचिए कि 10,000 में वो कोई अगर व्यक्ति नया छोला कुलचा खोलना चाहे बाजार में जाके, तो 10,000 के राशि में संभव नहीं है वो चीज। लेकिन राहुल लाल जी, सुनिए, राहुल जी, वो जो भी काम कर रहा था, उस काम में उसको मदद तो मिली आगे बढ़ने के लिए। अगर वो 10,000 की राशि नहीं होती तो वो कोविड काल में सरवाइव नहीं कर पाता। पूरी फैमिली के लिए जो ब्रेड विनर है बंदा, वो घर बैठा होता, पूरा परिवार जो है खाने के लाले पड़ जाते। उसको 10,000 मिला, उसने काम शुरू किया और काम आगे बढ़ा। राहुल जी, मैं आता हूँ, सर्वेश जी आता हूँ एक बार। लगे हुए थे। हाँ, आयुष जी, वो पहले से उस काम में लगे हुए। अगर वो 10,000 की राशि नहीं मिलती तो क्या अपना काम आगे बढ़ा पाता वो? राहुल जी, ये बात तो खुद उस शख्स ने कही है। आयुष जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उनको लाभ हुआ है क्योंकि वो जिस परिस्थिति में तो उन्हें लाभ हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे सेक्टर में बेरोजगार हुए, और जब वो कोई नया चीज करना चाहते तो क्या उस 10 से 40,000 के राशि में कोई नया काम हो सकता था? इसको सोचना पड़ेगा। और अगर काम हो ही जाता, सबके बिजनेस का अमाउंट अलग हो सकता है ना, सबके बिजनेस का क्लास अलग है, लेवल अलग है। हो सकता है कोई रेडी पटरी पर अपना धंधा शुरू करना चाहता है, उसके लिए 40,000 अमाउंट बड़ा है, उसके लिए 40,000 भी बहुत बड़ी राशि है जो उसे नहीं मिल पा रही है, अपने पास नहीं है, आस पड़ोस से नहीं मिल पा रहा है, रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं। उसे 40,000 की राशि अगर मिलेगी तो अपना काम शुरू कर पाएगा। आयुष जी, जिस योजना के अंतर्गत लोगों को ये, चलिए ठीक है, सर्वेश जी, आखिरी सवाल आपसे, 370 का आंकड़ा बीजेपी इस मैनिफेस्टो के जरिए कैसे पाएगी? देखिए, 370 का आंकड़ा, एक तो देखिए उन्होंने जो 2029 तक जो राशन की बातें की, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जो 70 साल से ऊपर के आयुष्मान योजना के लाभार्थी बनेंगे, तो 2 कैटेगरी को उन्होंने कैटर कर लिया। तीसरी है जो युवा है, जो कि फोकस कर रहे हैं, और लड़कियां हैं। ये राशन तो पहले भी मिल रहा था, हिमाचल में भी राशन मिला, कर्नाटक में भी राशन मिला जी, जिनके लिए करना, जो वो लड़कियां हैं, कामकाजी महिलाएं हैं। ठीक है राहुल जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, बच्चों 10 सेकंड में। राहुल जी, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के गारंटी पर आप लोगों को विश्वास नहीं रहा। प्रधानमंत्री जितनी भी गारंटी और घोषणाएं करते रहे, जनता उन्हें विश्वास नहीं कर रही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इसी के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब जनता कितना यकीन करती है किसकी गारंटी पर, किसके न्याय पर, ये जनता को तय करना है। लेकिन
कई बड़े वादों को बीजेपी अब उपलब्धि के तौर पर भी मैनिफेस्टो में लेकर आई है और विजन भी दिखाया जा रहा है 2047 का, विकसित भारत का।